हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर मैं जयवीर बिष्ट बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आप अपने मन को जैसा करेंगे वैसा ही होगा। अगर आप मन से हार गए तो आप हार जाएंगे, और अगर आप मन से जीते तो आप जीत जाएंगे। तो आज के विषय पर आगे बढ़ने से पहले जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विश्वास और अभ्यास दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बल पर हम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो हमें भी अपने मन को दृढ़ बनाना है, अपने विश्वास को दृढ़ करना है कि हम जो जानने वाले हैं, जो आज सीखने वाले हैं और जो हमने सीखा है उसको हम कर लेंगे। और इसको करने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना है। तो आज हमारे पास जो विषय है, जो विधि है, वो बीजगणितीय विधि का दूसरा विधि विलोपन विधि है। इस पाठ के पिछले दो प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 हमने पढ़ी थी। उसमें हमने ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधियों के बारे में जाना था। और जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो उन वीडियो को भी देख लेंगे, प्रश्नावली 3.1 की, 3.2 की और प्रश्नावली 3.3 की। और आज हम जानेंगे विलोपन विधि कि किस तरह से विलोपन विधि के द्वारा हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं और नए दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाकर विलोपन विधि के द्वारा उनको हल करते हैं। और विलोपन विधि के द्वारा ये नहीं मान लेना है कि इसका प्रयोग केवल हम यही क्लास 10th तक ही करेंगे। आने वाले आप किसी भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में अगर बैठते हैं तो इस प्रकार के दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमको मिलते हैं और उनको हमें अधिकांश विलोपन विधि के द्वारा ही हल करते हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और दूसरा, ये बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और विलोपन विधि से संबंधित प्रश्नों को कई बार पूछा गया है। तो आइए आज के हम अपने विषय विलोपन विधि पर आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3.4 और अगली दूसरी बीजगणितीय विधि जो हमारे पास है वो है विलोपन विधि। पहली बीजगणितीय विधि प्रश्नावली 3.3 में हमने सीखी थी, जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और आज बात करते हैं विलोपन विधि की। तो विलोपन विधि में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहला कि हम किसी भी समीकरण, जो दो समीकरण हमारे पास होंगे उनको या तो भाग देकर या फिर गुणा कर उनके किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। और जब गुणांक बराबर हो जाते हैं तो गुणांकों के बराबर होने के बाद जोड़ या घटाने पर हम उन दोनों समीकरणों में से एक चर को विलुप्त कर लेते हैं। एक चर को क्या करना होता है? विलुप्त करना होता है, गायब करना होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विलोपन विधि। विलोप करना यानी विलुप्त करना, उसको गायब कर देना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, आइए आज हम देखते हैं। हमारे पास जो प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिस्थापन विधि को कल हमने प्रश्नावली 3.3 में किया है। और जिन भी लोगों ने पिछली वीडियो प्रश्नावली 3.3 की नहीं देखी है वो उस वीडियो को भी देख लेंगे। और आज के इस वीडियो में हम केवल जिस मेथड पर चर्चा करने वाले हैं, जिस विधि को जानने वाले हैं, वो केवल और केवल विलोपन विधि है। और प्रतिस्थापन विधि के लिए आप प्रश्नावली 3.3 को देखेंगे। उससे पहले हमने ग्राफीय विधि के बारे में जाना था। और ग्राफीय विधि के लिए आपको देखना होगा हमारा उससे पिछला वीडियो प्रश्नावली
3.2 और 3.1 के बारे में। और इस तरह से हम उन दो विधियों के बाद अब तीसरी जो बीजगणितीय विधि है, ये दूसरी, उस पर बात करते हैं। आइए, इसका जो पहला हमारे पास प्रश्न है, पहला समीकरण दे रखा है x + y = 4 और दूसरा है 2x - 3y = 4। ये समीकरण 2 है। सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं, इनके गुणांक को, x और y इनके गुणांक देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x + y है, यहाँ 2x है, ये केवल x है, ये 2x है, ये y है, ये 3y है। ठीक है, तो चाहे हम इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, चाहे समीकरण 2, अब 2 को तो करेंगे गुणा तो ये और बड़ा हो जाएगा, इसको या तो भाग कर सकते हैं। तो कोशिश करो कि जिस तरीके से जल्दी हो जाए, थोड़ा हमें आसान हो जाए, वो वाला प्रयोग करो। अगर भाग करेंगे तो x/2 3/2y, यहाँ से तो कट जाएगा, x - 3/2y = 4 अपॉन में आ जाएगा। तो इससे बढ़िया हम इस समीकरण को या तो 2 से गुणा कर दें, या -3y है तो 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको अगर ज़्यादा कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें करने में थोड़ा सा आसानी भी रहेगी। इससे होता कुछ नहीं है, इसमें जोड़ लिख देंगे, इसमें घटाने, जोड़ में हमें चिन्हों को परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 को किससे गुणा करें, 3 से, ताकि इसका ये वाला टर्म्स तीनों में 3y आ जाए। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर, इस तरह से अब इसको समीकरण 2 के साथ हमें क्या करना है, जोड़ना भी है। तो आइए देखते हैं, 3 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा होगा। पहले x के साथ 3x, धन y के साथ 3y = 5 या 15। और समीकरण 2 हमारे पास ही है, तो समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लेंगे, 2x - 3y = 4। ये इस तरह से हमारे पास आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, जोड़ने पर कहा है, तो जोड़ने पर आगे लिखो या पीछे, जोड़ने पर ऊपर लिखा है समीकरण में, फिर से लिख दे रहा हूँ, तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये प्लस है, 5 और 3 2 5x हो जाएगा, प्लस माइनस का है इसलिए आपस में कट जाएगा, और 15 4 19 आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x = 19/5। अब ये क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में क्या करना है, हमें रख देना है। तो समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 पे ध्यान देंगे। समीकरण 1 क्या है, x धन y = 5, तो x धन y = 5। x का मान है 19 ये अभी निकाला है 5, और धन y = 5। पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे तो y = 5 - 19/5। इसको आगे इम्प्लाइज हल करेंगे, 5 × 5 = 25 -19/5, और 25 में से 19 गया 6/5। तो y बराबर कितना निकला, y = 6/5, और ये उत्तर आ गया। उत्तर हो गया, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो x = 19/5 और y = 6/5, और ये उत्तर, x = 19/5, y = 6/5 और उत्तर। ठीक है, इसी तरह से अब हम इस प्रश्नावली में हमारे पास 4 और पार्ट्स हैं, जो इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं उसको करके दिखता हूँ। इसका चौथा पार्ट, प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट बिल्कुल इस तरह से विलोपन विधि के द्वारा आप हल कर लेंगे। और प्रतिस्थापन विधि भी कह रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपको खुद ही हल करना है, क्योंकि मैं पिछली प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और पूरी प्रश्नावली को इसी विधि के द्वारा यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल किया है। और जिन्होंने अभी नहीं देखा है तो वो उस विधि को देख लेंगे कि क्या है वो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो समीकरण है x/2 धन
2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब गुणांकों की बात करें, यहाँ पे x/2 है, ठीक है, धन 2y/3 बराबर -1, ये x माइनस y/3 बराबर 3। ये दो समीकरण हमें देखें तो यहाँ पे x का गुणांक x/2 है, यहाँ पे भी बटे 2 हो सकता है, या यहाँ 2y/3 है, यहाँ y/3 है, यहाँ 2 से गुणा कर दो। तो इसको थोड़ा आसान करने के लिए सबसे पहले इसे जो हमारे मूल रूप होते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में ले आओ इनको। इनके लिए क्या करेंगे, इनके हर समान करेंगे, इनके हरों का लॉस हो तो 3 दूना 6 लॉस आएगा, तो इसका इसके साथ गुणा 3x, इसका इसके साथ गुणा 4y बटे 6 बराबर -1। इसको हल करेंगे इसके साथ तो 3x माइनस y बटे 3 बराबर 3। आगे इसको हल कर लेंगे तो याद आएगा 3x धन 4y बराबर -6, ये यहाँ चले गया, और इसको कहो तो समीकरण 3 नाम दे दो, और ये आगे इसका 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण 4 नाम है। अब इनके गुणांकों की तुलना कर लो, अब करो इनके गुणांकों की तुलना। ये 3x धन 4y बराबर -6, ये 3x माइनस y बराबर 9। दोनों में एक चीज़ हमें समान दिखने लग गई। अब क्या दिख रहा है कि हमारे पास ये भी 3x हो गया, ये भी 3x हो गया ये 3x। अब इसको हम केवल क्या कर लें, क्योंकि ये चिन्ह समान है तो इसलिए घटाने पे कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 व 3 में से 4 को घटाने पर, जिसमें से जिसको घटाना है वो सही सही लिखना है, ठीक है। समीकरण 3 है 3x धन 4y बराबर -6, और ये है 3x माइनस y बराबर 9। घटाने पे कहा है तो ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाती है, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। ये 4 पहले से था 1y और तो 5y बराबर 9 6 15 माइनस का 15, तो ये y कट गया तो y बराबर क्या आया -3। ये y का मान आ गया। अब y का मान क्या करना है, समीकरण 1 या 2 किसी में भी अगर हम y के मान को रख लेंगे तो उससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रखें कि 2 में, तो समीकरण 2 में रख लें। अब आगे देखेंगे हमने y का मान निकाल लिया, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास जो अभी तक था समीकरण 2 था, जो अभी इससे पहले हमने समीकरण 2 को नोट किया था, तो समीकरण 2 है x, समीकरण 2 ध्यान देंगे किस में रखना है हमें, समीकरण 2 में, तो x माइनस y बटे 3 बराबर 3, और y का मान भी अभी क्या निकला -3, तो यहाँ रख देंगे तो x माइनस 3 बटे 3 बराबर 3, तो x माइनस का प्लस 3 बटे 3 बराबर 3, 3 एकम 3, तो x धन 1 बराबर 3, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 माइनस 1 तो इक्वल टू 2, तो x बराबर कितना आया 2 और y बराबर -3, तो ये हमारा उत्तर हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 1 को कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब बढ़ते हम प्रश्न संख्या 2 की ओर, और 2 का पहला पार्ट। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें समीकरण बनाने हैं, फिर उनको विलोपन विधि से हल भी करना है। तो पहला प्रश्न देखें, इसका पहला जो पार्ट्स है, तो सामने आपके पास बुक भी होगी, अपनी बुक को खोल लेंगे और पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे। लिखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न क्या है वो निकालना है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले भिन्न हमारे पास दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना वह भिन्न, जिस भिन्न को हम मान रहे हैं कि वह भिन्न x बटे y है, ये है वो भिन्न हमारे पास, 2 चरों में है, x बटे y है। अब हम आते हैं पहली स्थिति पे कि यदि
अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटाया जाए तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यदि अंश में एक जोड़ें तथा हर में एक घटाएं तो वह भिन्न। तब वह भिन्न क्या हो जाएगी? क्या करना है? अंश में एक जोड़ें तो x धन 1 और हर में एक घटाएं y माइनस 1। तो ये हो जाएगी कि नहीं है जी? हो जाएगी। परंतु प्रश्नानुसार क्या कह रहे हो? प्रश्नानुसार की हमें बात करनी कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। तब इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाती है प्रश्नानुसार, परंतु वह 1 हो जाता है। परंतु वह क्या हो जाता है? वह 1 हो जाता है प्रश्नानुसार। जब 1 हो जाता तो x धन 1/y माइनस 1 बराबर 1। अब इसको हमें क्या करना है? वज्र गुणनखंड करना है। ये कुछ नहीं है तो ये x इम्प्लाइज दैट जब वज्र गुणनखंड करें तो x + 1 = y - 1। एक इसको इधर ले आएंगे तो x, इसको इधर ले आओ -1, इसको अगर उधर दे जाएंगे प्लस का है, उधर जाके माइनस का 2, समीकरण 1 ये हमारे पास बन गया। अब इसी तरह से क्या करना है हमें? इसके दूसरे पार्ट्स पे ध्यान देना है कि इसका दूसरा क्या लिखा था। दूसरे में कह रहा है कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए तो, केवल किसकी बात कर रहा? अब यदि हर में एक जोड़ा जाए तो वह 1/2 हो जाती है। अब अंश में नहीं जोड़ना है हमें। यदि हर में एक जोड़ा जाए तो वह भिन्न क्या बन जाएगी? जो हमारे पास x है, x/y धन 1। और प्रश्नानुसार ये कितना हो जाता है? अब प्रश्नानुसार की बात करेंगे। प्रश्नानुसार ये कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो x/y धन 1 बराबर 1/2 वज्र गुणनखंड इसका इसके साथ इसका, तो 2x बराबर y धन 1। आगे बढ़ेंगे तो 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2। एक समीकरण ये बना था, दूसरा ये बना था। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि है इसलिए घटाना ज़रूरी है। क्योंकि इनके गुणांकों की अगर हम बात करें, किस लिए? इसका x है, इसका 2x है, इसका y 1 का है, इसका भी 1 का है, इसलिए अगर घटा देंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है और घटाने पे एक माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाएंगे तो ये होगा 2x माइनस वाई बराबर 1, और वो हमारे पास समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर -2। घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, y से y कट जाएगा। अब ये 2x में से एक x घट गया तो बचा x, और ये प्लस का 2, ये प्लस का 1, तो x बराबर 3। ये आया हमारे पास x बराबर 3। अब x का मान x बराबर 3 आया तो x का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो। अब x का मान हमने अगर समीकरण 2 में रखा तो यहाँ पे लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये 2 में रख दिया हमने। तो 2 क्या था? 2 गुणा 3, ये था 2, 2 गुणा 3 यानी 6 माइनस वाई बराबर 1। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका? जैसे इसको इधर लेके आएंगे तो y बराबर 5। तो अतः वह भिन्न बराबर x/y बराबर 3/5।
ये हमारे पास उत्तर आ गया। समझ गए? इस तरह से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट। ठीक है, पढ़ लेंगे। सबसे पहले लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब ध्यान देंगे, हमें जो चीज़ निकालनी है वो है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। आयु नहीं दे रखी है लेकिन हमें निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब देने रखे तो मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आय, कौन सी आय होती है? वर्तमान, जो आजकल चल रही है उस आय को कहते हैं वर्तमान। तो नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष, और सोनू की आयु बराबर y वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब क्या करते हैं कि पहली स्थिति को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे। ठीक है, कि आज से 5 वर्ष पहले जो नूरी है, नूरी की आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 5 वर्ष पूर्व, पहले या पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष, क्योंकि वर्तमान अगर x है तो 5 वर्ष पहले वो 5 वर्ष छोटी रही होगी कि नहीं रही होगी, इसलिए 5 घटा देंगे। और वही 5 वर्ष पहले पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी रहेगी? आज की उसकी जो आयु है वो y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहेगी? y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रश्नानुसार। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी सोनू की आयु की नूरी की आयु। मतलब अगर हम सोनू की आयु को 3 से गुणा करेंगे तब नूरी की आयु के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुणा y माइनस 5, इतनी थी 3 वर्ष पूर्व। तो इसको हल कर लेंगे, समीकरण बनेगा x माइनस 5 बराबर 3 से अंदर गुणा करेंगे 3y न 3 पंचे 15, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y बराबर, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो क्या बचेगा? माइनस का 10, समीकरण 1। ठीक है, ये पहली स्थिति समीकरण 1 बन गया। अब आते हैं इसी की दूसरी स्थिति पे। आगे लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा, तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब है 10 वर्ष बाद। तो लिख लेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर, अगर आज वर्तमान आयु से ही तुलना करते हैं, ठीक है, सारा का सारा वर्तमान, तो आज x है तो 10 वर्ष बाद x से 10 वर्ष, वैसे ही 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y धन 10 वर्ष। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार की। प्रश्नानुसार कह क्या रहा हो? कह रहा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है x धन 10 वर्ष, वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी अगर हम सोनू की आयु को 2 से गुणा करेंगे तब नूरी की आयु के बराबर आएगा। ठीक है, समझ गए किस तरह से हमें ये समीकरणों को बनाना है। अब x धन 10 बराबर 2y धन 20, तो इसको लिख लेंगे x धन, अब ये 2y इधर का इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y बराबर, ये इधर का उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के गुणांक देखेंगे। x के गुणांक एक जैसे ही हैं। ठीक है, x के गुणांकों में कोई परिवर्तन नहीं है। y के गुणांक में एक 3 है, दूसरा 2 है। अगर हम समीकरण
चाहे 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें, तो हमें क्या होगा, सही सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिख लेंगे। किसी में से किसी को भी घटाओ, एक जैसा ही है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, इसमें से समीकरण 2 को घटाना है बराबर प्लस का 10। ठीक है, अब घटाने पे है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब प्लस का 2y है, माइनस का 3y, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का y, और यहाँ माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 20, तो y बराबर 20 वर्ष आ गया। ये किसकी आयु निकली, हमारी सोनू की आयु। अब सोनू की आयु को समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हमने 2 में रखा। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस 2 गुणा कितना निकला, सोनू की आयु 20 वर्ष, तो 2 गुणा 20, ठीक है, बराबर 10, तो x माइनस का 40 बराबर 10 उधर जाएगा, तो x बराबर 40 10 50 वर्ष। तो अब ये इनकी वर्तमान आयु निकल गई। इनकी कौन सी आयु निकली, वर्तमान आयु निकली। ठीक है, नूरी की जो वर्तमान आयु निकली है वो 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 10 वर्ष, तो नीचे लिख लेंगे। अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। अब देखें तो हम समीकरण में इन मानों को रख के उत्तर भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 50 रख देंगे और माइनस 2 गुणा 20 यानी 40, तो 50 में से 20 गया 10, आ रहा ना। समीकरण 1 को भी संतुष्ट कर रहा है। ऐसे इसको 50 माइनस 2 गुणा 20 यानी माइनस का 60, प्लस का 50 माइनस का 60, तो माइनस 60 में से प्लस का 50 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 10। तो इस तरह से ये समीकरणों को भी संतुष्ट करते हैं। इस तरह से हम अपने उत्तर की जांच भी स्वयं कर सकते हैं। अब इसी के प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा भाग है, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो अभी बताए जा रहे हैं प्रश्न 2 के अंतर्गत, ये उत्तराखंड बोर्ड या की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इसमें बोर्ड में भी कई बार इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान से भी देखेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि किस तरह से, और बार बार इन प्रश्नों का रिवीजन भी करते रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 9 में भी हम पढ़ते हैं, 10 में भी पढ़ते हैं, पिछली कक्षाओं से भी हम क्या है पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये प्रश्न हमारे पास जो लिखा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे, लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या है। अब 2 अंक है तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो सर्वप्रथम उन अंकों को मान लेंगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्नानुसार की, संख्या के अंकों का योग कितना है। तो प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग बराबर संख्या के अंकों का योग x धन y बराबर 9। ये हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा, x धन y बराबर 9 क्या बन गया, एक समीकरण। अब दूसरे समीकरण से पहले हम जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि एक समीकरण से हल नहीं होगा, 2 समीकरण बनेंगे। तो दूसरा कह रहा कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब हमारे पास जो संख्या है उसका इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो अतः वह संख्या बराबर इकाई का अंक तो x है, तो इकाई की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। लेकिन दहाई का अंक y है, तो दहाई के अंक को हमेशा 10 से गुणा करके लिखते हैं और प्लस जोड़ देते हैं। तो इस तरह से संख्या बनती है। ठीक है, 10y धन x है वो संख्या। अब मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से। माना हमारे पास यहाँ पे एक संख्या 22 है, इकाई का, अब दोनों में एक जैसी होगी तो ये थोड़ा समझना मुश्किल है। अब हम यहाँ पे 23 ले लेते हैं। ये इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 2 है। हम इसको अगर तोड़े तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 2 धन 3 लिख सकते कि नहीं, 10 गुना 20 और धन 3 23 और आ रहा है। वैसे ही इसमें भी इकाई का अंक x था, x की जगह पे x ही लिखा, ये देखिए। और दहाई का अंक y है, y को 10 से गुणा करके लिख दिया है। अब क्या करें, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को पलटने का मतलब है, अब x दहाई का हो जाएगा और y इकाई का। तो मतलब सबसे पहले बराबर y को लिख लेंगे क्योंकि इकाई का बन गया और ये दहाई का बन गया, तो ये हो जाएगा 10x। अब प्रश्नानुसार लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से। प्रश्नानुसार कह क्या रहा है, ध्यान देंगे, किताब में देखेंगे और प्रश्नानुसार पे ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। प्रश्नानुसार पे लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर इस संख्या को, जो हमारे पास ये संख्या दे रखी है, इसको हम 9 से गुणा करेंगे तो इस संख्या के 2 गुने के बराबर होगा। तो 10y धन x को कितना से गुणा करना है, 9 से, तब जाके ये संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा, यानी इसको 2 से गुणा करना है। अब इसको करेंगे तो 9 दसों की 90y धन 9x बराबर, इसको करेंगे तो 20x धन 2y। ठीक है, अब इसको भी इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो 90y में से 2y कट जाएगा तो ये आ जाएगा 88y। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस है तो ये गया। अगर इधर नहीं भी लाते तो बराबर कर दें और इसको उधर ले चलो। इसको अगर उधर ले चलेंगे तो ये माइनस का, 20 में से तो 11x। अब इससे 11 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 11 88। तो x बराबर कितना आया, 8y, ये आ गया। अब इसको अगर उस रूप में लिखेंगे तो x माइनस 8y बराबर 0। ये हम अगर समीकरण का रूप देंगे तो ये समीकरण का रूप बनेगा। पहला हमारे पास x धन y बराबर 9 है। ठीक है, तो सीधे सीधे या तो घटाने पर कर ले, नहीं तो यहाँ से सीधे हम क्या करेंगे, x का मान सीधे 8y में रख दो तो वो प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ पर रख देंगे तो 8y धन 9y बराबर 1 आ जाएगा। विलोपन विधि करना है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, ये समीकरण 2 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख लेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 था x धन y बराबर 9 और समीकरण 2 बना x माइनस 8y बराबर 0। घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, ये 8 1 9y बराबर 9 और y बराबर 9 एकम 9 1। अब y का मान समीकरण 2 में रखो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 8y, तो इम्प्लाइज है 8 गुणा 1 8 एकम 8, तो x का मान कितना आया,
8। अतः वह संख्या बराबर, अब वह संख्या क्या होगी, 10 y धन x था हमारे पास, तो बराबर 10 गुणा 1 धन x का मान 8, तो 10 से कम 10 धन 8 बराबर 18। अब संख्या के अंकों को पलट देंगे तो वो संख्या 81 हो जाएगी। पलटने से बनी संख्या 81 होगी, अतः वह संख्या बराबर 18। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रश्न क्या हो गया, अब हल हो गया है। इस प्रश्न का हमारे पास उत्तर निकल चुका है। अब इस प्रश्न का चौथा पार्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का कौन सा पार्ट देखना है हमें, चौथा पार्ट देखना। लिखा, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। कितने रुपये निकालने तो सबसे पहले हमें 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट निकाले हैं, नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न करने हैं जो दिया नहीं है, तो मैंने कहा पहले से कहते हुए आ रहा हूँ कि मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लें। तो माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x तथा दूसरे कौन से नोट हैं, 100 वाले, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है। ठीक है, अब 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, और इन नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। तो अतः प्रश्नानुसार नोटों की कुल संख्या x धन y बराबर 25। ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा क्या कह रहा, कुल कितने रुपए निकालने हैं, उसको 2000 रुपये निकालने हैं। तो जब 50 के नोट x हैं, तो 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य कितना होगा। माना मेरे पास 50 के 10 नोट हैं, तो 50 गुणा 10 यानी 500। तो ऐसे ही इसमें भी 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना होगा, नोटों का मूल्य यानी कुल कितने होंगे वो। ठीक है, कुल कितना होगा काउंट करने, तो 50 गुणा x। ऐसी 100 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य बराबर कितने हैं, y हैं, तो 100y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार मीना को कितने रुपये निकालने हैं, 2000 रुपये। कितने निकालने हैं, 2000 रुपये। तो अतः प्रश्नानुसार नोटों का कुल मूल्य हो जाएगा, नोटों का कुल मूल्य यानी 50x धन 100y बराबर कितना है, 2000। अगर ये कट रहा है तो कट के हम समीकरण को सरल कर लेंगे, नहीं कट रहा है तो तब देख लेंगे। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 50 चुको 400 और 40। तो हमारे पास समीकरण क्या बना, x धन 2y बराबर 40। ये समीकरण 2 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। घटाने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाते, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर।
इसमें सीधे इसलिए घटा रहे हैं, ध्यान देना विशेष बात, x और x के गुणांक क्या है, समान है। y के गुणांक समान नहीं, हमने देखना है किसी भी एक चर राशि के गुणांक क्या हो जाने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर y का होता तब भी कर लेते, नहीं होता तब गुणा करना पड़ता हमें, ठीक है, या भाग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे x का गुणांक समान है इसलिए सीधे हम या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ पे चिन्ह समान है इसलिए घटाने का कार्य करेंगे। तो क्या बन जाएगा, x धन 2y बराबर 40 और x धन y बराबर 25। किस पे लिखा है ऊपर, घटाने पे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। x से x कट गया, 2y में से 1 y गया तो y बचा, और 40 में से 25 गया तो कितना बचा, 15। तो y किसका था, 100 रुपये वाले नोटों की जो संख्या है वो कितनी है, 15 है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक था x धन y बराबर 25, तो x धन 15 बराबर 25, तो x बराबर 15 में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10। तो y में 10 और 10 5 15 25 हो रहे कि नहीं हो रहे, आप लिख लेंगे। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर कितना निकला, 10, क्योंकि x बराबर है। और ऐसे 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y बराबर 15, तो ये 1500 और इसको करेंगे तो 500, 500 और 1500 बराबर 2000। तो इस तरह से हमारा उत्तर भी क्या हो गया, चेक हो गया। अब इसी प्रश्न नंबर 2 का अंतिम भाग हमारे पास रह गया है। आइए 2 के 5वें पार्ट को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का 5वां भाग, ठीक है। प्रश्न को देखेंगे कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पिछली प्रश्नावली में भी हमने इस तरह एक नियत किराए वाला किया था, जो हमारा दूरी का था, किराया निकालना था। यहाँ भी किराया ही है, लेकिन यहाँ पे पुस्तकालय का है और नियत किराया है 3 दिनों का, ठीक है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिनों के लिए तो उतना किराया देना ही देना है, चाहे आप 3 दिन तो देना ही देना है, चाहे आप 1 दिन के लिए ले जाएं, 2 दिन के लिए ले जाएं, वो 3 दिनों वाला नियत है। तो 3 दिन आप रखते हो तो इतना देना ही देना है आपको, प्लस चौथे दिन रखेंगे तो उतना और जोड़ के देना होगा, 5वें दिन का और अधिक जोड़ के देना होगा, 6वें दिन का और अधिक जोड़ के देना होगा। प्रथम 3 दिनों का फिक्स है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने दिन रखी उसने, 7 दिन सरिता ने किताब अपने पास रखी और 27 रुपये, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो निकालना है, तो उसको मान लेंगे क्योंकि दिया तो है नहीं। तो माना कितने दिनों का, 3 दिनों का। माना प्रथम 3 दिनों का पुस्तकालय का नियत किराया या नियत किराया बराबर x रुपये, और उसके अतिरिक्त दिन के उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये, ठीक है। नियत किराया x रुपये हो गया और अतिरिक्त किराया y रुपये हो गया। तो 7 दिनों का किराया, 7 दिनों का किराया बराबर कितना दे रखा, 7 दिनों का किराया 27 रुपये। तो इस 7 दिनों में क्या है, 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, क्योंकि 7 दिन है, 3 दिन का तो देना ही देना है। तो शेष कितने दिन बचते हैं, 4 दिन, प्लस 4 दिनों का किराया, 4 दिनों का किराया। तो ये मिला के होगा हमारा कितना, 27 रुपये। अब प्रथम 3 दिनों का नियत किराया अभी माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये, और उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। तो 1 दिन का अतिरिक्त y है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा
4y बराबर 27, समीकरण 1। ठीक है। ऐसे सुशी ने 5 दिनों के लिए लिया, तो यहाँ पे सरिता लिख सकते हैं कि सरिता ने 7 दिनों का किराया दिया बराबर, तो यहाँ है सुशी ने 5 दिनों का किराया दिया बराबर 21 रुपये। तो इसमें 5 दिन में 3 वही नियत दिन, 3 दिनों का नियत किराया, तीन दिनों का नियत होगा, नियत किराया धन। अब कितने दिन बच रहे हैं? 5 में से 2 दिनों का किराया, बराबर 21 रुपये। अब 3 दिनों का x है और 1 दिन का y है, तो 2 दिनों का 2y है बराबर 21, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में अगर तुलना करें तो x के गुणांक समान है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों घटाया? क्योंकि इसके देखो गुणांक x के बराबर हैं, y के अलग अलग हैं, लेकिन एक एक के भी समान होने पर जोड़ने या घटाने पर, तो x धन 4y बराबर 27 और x धन 2y बराबर 21। घटाने पे हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये सीधे सीधे कट जाएगा। 4y में से 2y गया तो कितना बचा? 2y, और 27 में से 21 गया तो कितना बचा? 6। तो y बराबर कितना आया? 2, 3। अब y का मान क्या करो? समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या करेंगे? x का मान आ जाएगा, तो x धन 2 गुणा 3 बराबर 21, तो x 6 बराबर 21, तो इम्प्लाइज है 21 माइनस 6 बराबर 15, तो x बराबर 15। तो लिख लेंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपये और प्रतिदिन का किराया बराबर, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपये। तो इस तरह से ये हमारा किराया निकला है। ठीक है। इन मानों को हम समीकरण 1 और 2 में रखने पर ये उन दोनों को भी क्या करने चाहिए? संतुष्ट करने चाहिए। तो इस तरह से प्रश्नावली 3.4 समाप्त होती है और हमारे पास अभी तक हम ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को हल कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे हमारे पास जो अंतिम विधि बचती है वो है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के लिए अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। उसके लिए अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली विधि से आप वंचित ना हों। और वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।